इस वीडियो में देखिए हम बात करेंगे यूनिट 1.3 के बारे में, जो कि लास्ट सब यूनिट है फर्स्ट चैप्टर की, इथिकल फ्रेमवर्क्स फॉर एआई। एंड ये थोड़ा सा लंबा वीडियो होने वाला है बिकॉज इनके बारे में बात करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, वी नो दैट इथिक्स आर सेट ऑफ वैल्यूज। हमको पता है कि भाई एथिक्स जो है वो सेट ऑफ वैल्यूज और मॉरल्स हैं विच हेल्प अस सेपरेट राइट फ्रॉम रॉन्ग। आपको याद होगा हमने पिछले जो ऑप्शनल वीडियो था उसमें बात की थी इस वाले फिगर की, है ना। देखिए, एआई बेसिकली जो इनपुट टू आउटपुट कंप्यूट करने का प्रोसेस है, अगर वो रोबस्ट है एडिशन जितना, तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। भाई 2 नंबर दो और आंसर पाओ, राइट, कंप्यूटर आपको सही कर देगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर आपकी प्रॉब्लम ही रोबस्ट नहीं है, आपकी प्रॉब्लम का कोई रोबस्ट प्रोसीजर नहीं है सॉल्व करने का। हमने पिछले एग्जांपल में बात की थी कि भाई आपको अगर कैट रिकॉग्नाइज करनी है इमेज में, तो आप कोई प्रोसीजर नहीं लिख पाएंगे। तो अगर हमने जो स्पेक्ट्रम बनाया था, इस तरफ थे एडिशन टाइप के प्रोसीजर्स, इस तरफ थे कैट रिकॉग्नाइजर टाइप के प्रोसीजर्स, तो उसमें आप ये वाला काम जो है आप नॉर्मल प्रोसीजर से नहीं कर पाएंगे। यहां पे आपको एआई यूज करनी पड़ेगी। तो कमिंग बैक टू दिस, इथिक्स वो सेट ऑफ वैल्यूज एंड मॉरल्स हैं जो हमको राइट और रॉन्ग से सेपरेट करने का तरीका बताते हैं। फ्रेमवर्क्स आर स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस ऑन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। और जो फ्रेमवर्क्स हैं वो स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। कौन सी प्रॉब्लम्स आगे चलते हैं। हेंस इथिकल फ्रेमवर्क्स आर फ्रेमवर्क्स which help us ensure that the choices we make do not cause unintended harm. राइट right? मान लीजिए हमने एक प्रोसीजर बनाया, प्रोसीजर टू रिकॉग्नाइज कैट। ओके, फन प्रोजेक्ट था आपका, कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। आपके इस प्रोजेक्ट ने अगर मान लीजिए कैट को सही रिकॉग्नाइज नहीं किया, या किया तो अच्छी बात है, बट नहीं किया तो किसी को नुकसान नहीं हुआ, इंटेंडेड या अनइंटेंडेड। ओके, फर्दरमोर ethical frameworks provide a systematic approach to navigating complex moral dilemmas by considering various ethical principles and perspectives. By utilizing ethical frameworks, individuals and organizations can make well-informed decisions that align with their values and promote positive outcome for all stakeholders involved. अब बात यह है, देखिए इतनी भारी लैंग्वेज आखिर एआई में यूज करने की कहां जरूरत है, राइट। अगेन अब देखिए हम वापस इसमें आते हैं। ये सारी भारी लैंग्वेज एआई में यूज करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि आप कुछ भी सोच सकते हैं। आप ये सोच सकते हैं कि भाई गिवन अ सीटी स्कैन, मान लीजिए चेस्ट का सीटी स्कैन है, हम डिटेक्ट करेंगे कि क्या इसमें, मान लीजिए कि ब्रेन का सीटी स्कैन है, राइट। तो मान लीजिए हम ये डिटेक्ट करेंगे कि इसमें कहीं पे ट्यूमर है या नहीं है। तो मान लीजिए हम यहां पे डिटेक्ट कर रहे हैं कि ट्यूमर है या नहीं है। अब हमको इसके लिए कोई प्रोसीजर तो मिलेगा नहीं, जैसे हमने देखा था कि भाई एडिशन के लिए प्रोसीजर था, राइट। इसके लिए तो आपको एआई की हेल्प लेनी पड़ेगी, एआई एज अ प्रोसीजर। तो एआई जब आप इसमें हेल्प लेंगे तो भाई वो कुछ ना कुछ तो आंसर देगा ना। वो या तो बोलेगा कि इसमें ट्यूमर है,
या वो बोलेगा इसमें ट्यूमर नहीं है, लेकिन उसको कुछ ना कुछ तो आंसर देना है। तो इस केस में आप ये देखिए, अगर आपने के एआई ने किसी इंसान को, किसी ऐसे इंसान को जिसके ट्यूमर नहीं था, और उसको बोल दिया कि साहब आपके ट्यूमर है, राइट, उस पर्सन पे आपने कितना अनइंटेंडेड हार्म कर दिया है। देखिए वो साइकोलॉजिकली पूरी की पूरी फैमिली डिप्रेशन में आ जाएगी कि उस पर्टिकुलर पर्सन को ब्रेन में ट्यूमर है। ऑन द अदर हैंड, आप ये मान लीजिए कि आपके एआई ने किसी ऐसे पेशेंट के जिसके ट्यूमर था, बट उसको बोल दिया कि आपके ट्यूमर नहीं है, उसको तो और भी बड़ा अनइंटेंड हार्म हो गया। पिछले केस में तो क्या था, अगर बता दिया मैं फर्दर टेस्ट के लिए जाऊंगा एंड मेरे को मिल जाएगा कि साहब आपके ट्यूमर नहीं है, आप निश्चिंत रहिए, तो एवरीबडी गेट रिलीव्ड। दूसरे वाले केस में जहां पे ट्यूमर था बट एआई ने कहा कि ट्यूमर नहीं है, हमने और बड़ा अनइंटेंडेड हार्म कर दिया है, क्योंकि इस केस में तो फैमिली सोचेगी कि साहब हमारे तो ट्यूमर है ही नहीं, लेकिन ट्यूमर है। आदमी उसी ट्यूमर के साथ बिना इलाज के चले जा रहा है, तो एक दिन वो बहुत ज्यादा खतरनाक रूप भी ले सकता है। तो देखिए, जहां पे भी हम एआई का यूज करने वाले हैं, हमको यह देखना पड़ेगा कि उसकी एप्लीकेशन कैसी है, क्या हम किसी को हार्म तो नहीं पहुंचा रहे हैं, राइट। एंड हम ये मान रहे हैं कि हम यहां पे सब कुछ गुड फेथ में कर रहे हैं, तो अगर कोई हार्म है तो वो अनइंटेंडेड ही होगा, इंटेंशन से नहीं होगा। बट क्या हम हमारे एआई के थ्रू अनइंटेंडेड हार्म भी पहुंचाना चाहेंगे? देखिए, एआई का अनइंटेंडेड हार्म यहां पे मतलब ये नहीं है कि जो रजनीकांत वाली मूवी चिट्टी थी उसमें रोबोट वैसा बन जाएगा या फिर टर्मिनेटर बन जाएगा, नहीं। जो एग्जैक्ट हमने बात की है यहां पे ट्यूमर वाली, उसकी बात हो रही है कि हमने कुछ भी एआई बनाई। देखिए, अगर मेरे को यस नो बोलना है तो ऑल आई कैन डू इज टॉस अ कॉइन, से यस ऑन हेड एंड टेल पे नो बोलने वाला हूं। तो ये भी तो एक एआई का काम कर सकता है ना मेरा टॉस। तो मेरे पास एक सीटी स्कैन आएगा, मैं बोलूंगा कि टॉस करूंगा, अगर वो आता है उसमें हेड, मैं बोल दूंगा साहब आपके ट्यूमर है। आता है उसमें टेल, तो मैं बोल दूंगा कि आपके ट्यूमर नहीं है। दिस कैन बी एन एग्जांपल ऑफ एन एआई। बकवास एआई है, राइट, आप लोग मेरे पे हंसेंगे, लेकिन सिस्टम तो बन सकता है ऐसा। तो आपके सिस्टम की एक्यूरेसी कितनी होगी, ये आपके डिटरमाइन करेगा कि आपका सिस्टम अनइंटेंडेड हार्म करेगा या नहीं करेगा, राइट। तो इसलिए एआई को बनाने के लिए जो जो इथिकल फ्रेमवर्क्स हैं उनको यूटिलाइज करने की बहुत ज्यादा बड़ी इंपॉर्टेंट जरूरत है। एंड इसमें सभी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होने चाहिए। इस केस में फॉर एग्जांपल स्टेक होल्डर्स आपके हो जाएंगे, देखिए, डॉक्टर्स हो जाएंगे, नर्सेस हो जाएंगे, जो हॉस्पिटल के जो स्टाफ हैं, राइट, स्टाफ ऑफ द हॉस्पिटल हो जाएगा, आपके जो जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं जो इस चीज को इन्वेंट कर रहे हैं वो हो जाएंगे, पेशेंट्स हो जाएंगे, जो आपके हॉस्पिटल के मैनेजर्स हैं, जो मालिक हैं वो हो जाएंगे, सरकारी हॉस्पिटल है तो सरकार हो जाएगी। तो बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे और सबका अपना अपना रोल है इस पर्टिकुलर एआई को सबके लिए सेफ बनाने का, सो दैट देयर इज नो इंटेंडेड हार्म। सो व्हाई डू वी नीड इथिकल फ्रेमवर्क्स फॉर एआई? काफी बातें मैं इस बारे में कर चुका हूं ऑलरेडी। बिकॉज बायस इन एआई कैन लीड टू अनवांटेड आउटकम्स। हायरिंग एल्गोरिथम बायस्ड अगेंस्ट वुमेन एप्लीकेंट्स। देखिए, ये एग्जांपल बहुत कॉमन है, सुनने में प्रॉब्लम आसान लगती है, लेकिन अभी तक हम इसको ढंग से सॉल्व नहीं कर पाए। अगर आप एक वुमेन है एंड अगर आप के पास एड्स आ रहे हैं जॉब्स के लिए, राइट, चांसेस इस बात के ज्यादा हैं कि अगर कोई बॉय जिसकी सेम प्रोफाइल है गर्ल की जैसी,
इस बात के चांसेस ज्यादा हैं कि द बॉय विल बी शोन मोर लुक्रेटिव जॉब्स कंपेयर टू गर्ल्स, राइट? सो हायरिंग एल्गोरिथम बायस अगेंस्ट वुमेन एप्लीकेंट्स, दिस इज जस्ट वन ऑफ द एग्जांपल्स। और भी बहुत सारे बायसेस आप इसमें देख सकते हैं। नाउ AI is used as a decision making influencing tool। जो अपना पुराना एग्जाम्पल था ट्यूमर वाला, उसमें डिसीजन मेकिंग टूल की तरह तो यूज हो रहा है कि भाई मेरे को आगे इलाज कराना है या नहीं कराना है, ये AI ही तो डिसीजन लेके दे रहा है मेरे को। तो वी मस्ट एंश्योर दैट AI मेक्स मोरली एक्सेप्टेबल रिकमेंडेशंस। ओके, ethical frameworks ensure AI makes morally acceptable choices, राइट? सो इथिकल फ्रेमवर्क्स का यहां पे क्या काम है हमारे, कि AI मेक्स मोरली एक्सेप्टेबल चॉइसेस। यूजिंग इथिकल फ्रेमवर्क्स व्हाइल बिल्डिंग AI सॉल्यूशंस हेल्प अवॉइड अनइंटेंडेड आउटकम्स। तो ये जो हमने यहां पे देखा कि भाई अनइंटेंडेड हार्म्स थ्रू दिस जो था वो नहीं होगा अगर हम इथिकल फ्रेमवर्क्स यूज करेंगे। वापिस देखिए एक बार, इसको देखते हैं। देखिए, आपको इथिकल फ्रेमवर्क्स की जरूरत यहां पे नहीं पड़ेगी, है ना? एडिशन का मतलब एडिशन, आप LCM निकाल रहे हैं, आप HCF निकाल रहे हैं, आप शॉर्टेस्ट पाथ निकाल रहे हैं किसी ग्राफ में दो नोड्स के बीच का। ये डिटर्मिनिस्टिक प्रोसेस है, आपको सही आंसर देगा अगर आपने सही से एल्गोरिथम डिजाइन किया है तो। लेकिन गोइंग बैक टू आवर एग्जांपल ऑफ कैट रिकॉग्नाइजर, आप कुछ भी एल्गोरिथम लिख लें, आप कितने मर्जी आए जितने स्टेप्स ले लें, आप हमेशा डिटर्मिनिस्टिकली ये नहीं कह पाएंगे कि अगर कैट है तो आई कैन रिकॉग्नाइज कैट। तो इसका मतलब क्या होगा, एक परफेक्ट AI बना पाना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। तो अब देखिए हम आते हैं नेक्स्ट पे, टाइप्स ऑफ इथिकल फ्रेमवर्क्स जो आपकी बुक में दिया गया है। दिस इज सेक्टर बेस्ड इथिकल फ्रेमवर्क हो सकते हैं और वैल्यू बेस्ड इथिकल फ्रेमवर्क हो सकते हैं। अब देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों अलग अलग हैं, है ना? सेक्टर बेस्ड का मतलब है कि फॉर एग्जांपल जैसे बायोइथिक्स की बात करेंगे आप, तो बायोइथिक्स हैं फॉर एप्लीकेशन इन हेल्थ केयर, वो सेट ऑफ इथिकल फ्रेमवर्क्स जो हेल्थ केयर में लगेंगे, आप उसको बायोइथिक्स बोल रहे हैं। लेकिन वैल्यू बेस्ड तो सब में लगेंगी। वैल्यू बेस्ड तो भाई आप बायोइथिक्स में भी चाहिए होंगे ना। तो अगर आप कोई एप्लीकेशन बना ले हेल्थ केयर में, जैसे हमने बात की थी ये ट्यूमर वाले एप्लीकेशन की, तो उसमें आपको राइट्स, भाई ह्यूमन बींग्स के राइट्स का तो ध्यान रखना पड़ेगा। ह्यूमन लाइफ इज वैल्यूएबल ओवर अदर्स। यहां ओवर अदर्स का मतलब ये नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि राइट कि ह्यूमन लाइफ इज वैल्यूएबल ओवर एनिमल्स, नो। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई ह्यूमन लाइफ की वैल्यू करो दूसरी चीजों के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट, राइट? हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई अगर आप AI बना रहे हैं दैट इज इंपैक्टिंग हेल्थ केयर, तो आप ह्यूमन लाइफ को प्रायोरिटाइज करो ओवर प्रॉफिट। आप इवन एनिमल लाइफ को प्रायोरिटाइज करो ओवर प्रॉफिट। यूटिलिटी, व्हाट ऑफर्स मोर गुड देन हार्म। आप वेट करो डिफरेंट चीजों को, राइट? डिफरेंट चीजों को वे करो, डिफरेंट चीजों को नापो तोलो कि कौन सी चीज में मैक्सिमाइज कर सकता हूं जिससे सबका भला हो, राइट? मैक्सिमम लोगों का जिससे ज्यादा से ज्यादा भला हो। वर्च्यू, आर माई एक्शंस कंसिस्टेंट विद माई बिलीफ। अब ये इंडिविजुअल लेवल पे आ गया है, राइट? कि क्या मैं जो कर रहा हूं, क्या ये मेरे को सही लगता है, क्या ये मेरे
जो अंतर्मन है क्या वो उसको करने की इजाजत देता है, राइट। तो देखिए वैल्यू बेस्ड फ्रेमवर्क और इथिकल और जो सेक्टर बेस्ड फ्रेमवर्क हैं, दो अलग अलग चीजें बताई गई हैं, लेकिन आप ये मान लीजिए ये चीजें तो ऑलमोस्ट सब में आएंगी, राइट। क्योंकि आप इन दी एंड ह्यूमन बींग्स को यूजर बना रहे हो तो ये चीजें तो आएंगी ही आएंगी। अब एग्जांपल ऑफ अदर सेक्टर्स, जैसे इसमें आपने तो सिर्फ हेल्थ केयर लिखा था, लेकिन फाइनेंस भी एक हो सकता है, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर, अपन ने शुरू में लास्ट वीडियोस में बात की थी एग्रीकल्चर की थोड़ी सी, गवर्नेंस, लॉ एनफोर्समेंट, ये सारे के सारे सेक्टर्स के एग्जांपल हैं। अब देखिए आप इसमें किसी भी सेक्टर की बात करो, आप राइट्स, यूटिलिटी एंड वर्च्यू की बात सब में कर सकते हैं, बिकॉज इन द एंड ह्यूमन बीइंग्स आर अफेक्टेड। तो पहले इस बारे में हम बात कर चुके हैं, राइट्स बेस्ड prioritizes human rights and dignity, valuing human life and ensuring AI systems do not violate rights or discriminate। तो राइट्स बेस्ड ये है। यूटिलिटी बेस्ड क्या है? मैक्सिमाइजेज यूटिलिटी और ओवरऑल गुड, कि भाई सबका भला हो, है ना। वेटिंग एआई बेनिफिट्स अगेंस्ट रिस्क, कि भाई रिस्क क्या है और बेनिफिट्स क्या है, तो फिर आप वही चीज करो जिसमें बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं कंपेयर टू रिस्क, लाइक जॉब डिस्प्लेसमेंट, प्राइवेसी कंसर्न्स टू अचीव ग्रेटेस्ट बेनिफिट फॉर द मोस्ट पीपल। वर्च्यू बेस्ड focuses on the character and intentions of the decision makers, asking if actions align with virtues like honesty, integrity throughout the AI life cycle। कि भाई जो AI डेवलपर्स हैं उनका इंटेंशन क्या है, उनका कैरेक्टर क्या है, वो करना क्या चाह रहे हैं, वो कैसी AI बनाना चाह रहे हैं, क्या उनको पता है कि यार ये AI ट्यूमर को नहीं डिटेक्ट कर पाएगी लेकिन फिर भी वो उसको मार्केट में बेच रहे हैं, राइट। रेगुलेटर्स क्या वो ढंग से रेगुलेट कर रहे हैं, यूजर्स क्या उनको पता है कि इसको कैसे यूज करना है। ऑल दीज आर वेरी प्रेसिंग क्वेश्चंस। अब जैसे आपके जो बुक में एक एग्जांपल, एक केस स्टडी है, वो है बायोएथिक्स की, कि बायोएथिक्स इज एन इथिकल फ्रेमवर्क फॉर हेल्थ केयर, राइट। अपन इसके बारे में अच्छी खासी बात कर चुके हैं वो ट्यूमर वाले एग्जांपल में। एंड लाइफ साइंसेज, इट एड्रेसेस इथिकल इश्यूज इन हेल्थ, मेडिसिन and biological sciences, ensuring AI application in healthcare meet ethical standards. Principles of bioethics हैं respect for autonomy and do not harm, ये भी बात अपन काफी डिटेल में कर चुके हैं पहले। ensure maximum benefit to all, ये बात भी अपन कर चुके हैं। and give justice, इट शुड बी फेयर, राइट, ये बात भी अपन कर चुके हैं, बट इसको डिटेल में करते हैं जैसा कि आपकी बुक में भी गिवन है। तो देखिए काम इसमें क्या है, ए कंपनी डेवलप्ड एन एआई एल्गोरिथम टू ऑप्टिमाइज पेशेंट केयर बाय आइडेंटिफाइंग हाई रिस्क इंडिविजुअल्स फॉर हॉस्पिटल्स। तो कंपनी ने एक एआई डेवलप की है टू ऑप्टिमाइज पेशेंट केयर बाय आइडेंटिफाइंग हाई रिस्क इंडिविजुअल्स फॉर हॉस्पिटल्स। भाई ये एआई क्या करेगी कि कौन सा पेशेंट वो है जो हाई रिस्क पे है, उसको आइडेंटिफाई करो। उससे क्या होगा, एमिंग टू हेल्प हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स एलोकेट रिसोर्सेज इफेक्टिवली। भाई अगर हमको पता चल जाएगा कि कौन सा पेशेंट जो है वो हाई रिस्क पे है, तो हम उसको मे बी ज्यादा डॉक्टर्स, ज्यादा नर्सेस, ज्यादा स्टाफ पे लगाएंगे क्योंकि वो हाई रिस्क पे है। हाउएवर द मॉडल रिस्क एक्सकर्बेटिंग एग्जिस्टिंग बायसेस, सो हाउएवर द मॉडल रिस्क exacerbating the existing biases or inequalities in the data,
पोटेंशियली मिसक्लासिफाइंग पेशेंट्स। याद करो, मैंने कहा था उस ट्यूमर वाले केस में टॉस वाली चीज, राइट? सेम एग्जांपल अपन यहां पे लाते हैं। आपने एआई बनाई टू ऑप्टिमाइज पेशेंट केयर बाय आइडेंटिफाइंग हाई रिस्क इंडिविजुअल्स फॉर हॉस्पिटल। तो एआई क्या करेगा भाई? आप इनपुट देंगे पेशेंट की इंफॉर्मेशन, एआई क्या करेगा? हाई रिस्क और नॉट। भाई यही तो आउटपुट है, देख लो, है ना? और अपन मान लेते हैं अभी कि बाइनरी आउटपुट है। तो अगेन देखिए, मान लीजिए आई एम समबडी हु इज वेरी मच प्रॉफिट ओरिएंटेड, मेरे को सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, मेरे को कोई मतलब ही नहीं है दुनिया से। तो मैं क्या करूंगा? मैं अधिकतर पेशेंट्स को बोल दूंगा भाई साहब आप हाई रिस्क पे हो, ओके? या फिर मान लीजिए अगर मैं सिर्फ एआई अपनी बेचने में इंटरेस्टेड हूं, तो मैंने अपनी एआई में कुछ सोफिस्टिकेटेड डेटा लर्निंग की नहीं है भाई, मैं तो ये करता हूं, टॉस करता हूं, हेड आया तो हाई रिस्क और टेल आया तो नो रिस्क, ओके? तो पोटेंशियली मिसक्लासिफाइंग पेशेंट्स, ऐसे तो मैं पेशेंट्स को मिसक्लासिफाई कर दूंगा। ओवरलुकिंग क्रिटिकल केसेस, तो क्रिटिकल केसेस आएंगे और मेरी एआई ने अगर बोल दिया कि साहब टॉस में मेरे तो टेल आया था, मैंने तो मना कर दिया, नहीं है क्रिटिकल केस, राइट? अगेन आपको लगेगा कि यार मैं कैसी बात कर रहा हूं, क्या ये ऐसी कोई एआई कोई करेगा क्या, राइट? बट दिस इज एन एग्जांपल। Concerns about the algorithm's accuracy or reliability are paramount. Accuracy, ये accuracy की तो हम बात कर रहे हैं, and reliability are paramount. कि reliability की तो हम बात कर रहे हैं कि मैं कितना रिलाई कर सकता हूं एल्गोरिथम पे। As design or training data flaws could compromise the patient care. जब मैं AI करूंगा तब भी इट कैन कॉम्प्रोमाइज पेशेंट केयर, तो भाई मैं टॉस ही कर लूंगा ना। एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेज, दैट इज ऑल्सो एआई। ट्रिवियल है लेकिन एआई है। सो द प्रॉब्लम क्या हुई अब देखिए इससे। मान लीजिए पेशेंट्स फ्रॉम सम वेस्टर्न रीजन ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया who were categorized at the same risk level by the algorithm generally exhibited more severe health conditions compared to patients from other regions. तो मान लीजिए ये अपना कोई एक स्टेट है, ओके? तो ये वाला मान लीजिए अपना वेस्टर्न रीजन हो गया। तो अब क्या बोल रहा है, देखिए वापस पढ़ते हैं अपन इसको, इससे क्या प्रॉब्लम कॉज हुई है? पेशेंट्स फ्रॉम वेस्टर्न रीजन ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया who were categorized at the same risk level by the algorithm generally exhibited more severe, so क्या बोल रहा है? AI बोल रहा है सेम रिस्क लेवल, लेकिन वेस्टर्न रीजन के लोग जो हैं, राइट, वो सीवियर हेल्थ कंडीशंस हो रही है उनकी, राइट? AI क्या बोल रहा है? भाई सेम रिस्क लेवल है, लेकिन एक्चुअल में दे आर हाई रिस्क। लेकिन एआई तो बोल रहा है दोनों सेम रिस्क के हैं, राइट? अब भाई ऐसा कैसे? एआई ने ऐसे कैसे कर दिया? एआई तो जादू करता है, मैजिक करता है, ऐसे कैसे कर दिया? अगेन आप ही की बुक में लिखा हुआ है व्हाई द प्रॉब्लम हैपेंड। तो अब इसमें बोल रहा है द एल्गोरिथम यूटिलाइज्ड was trained on healthcare expense data as a measure for health metrics rather than actual physical illness. ध्यान दीजिए, rather than actual physical illness, एल्गोरिथम क्या यूटिलाइज कर रहा है? हेल्थ केयर एक्सपेंसेस डेटा। तो भाई फिर मेरा टॉस क्यों बुरा था? अगर आपने बोला कि एल्गोरिथम क्या यूटिलाइज कर रहा है?
हेल्थ केयर एक्सपेंस डेटा, जिसका जितना ज्यादा बिल आया, राइट, तो इसका क्या मतलब हुआ, हाई बिल्स इंप्लाइज हाई रिस्क, क्वाइट लाइकली बट नॉट नेसेसरी, है ना। सेकेंड रीजन क्या है, दिस एल्गोरिथम वॉज क्रिएटेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स वेयर लेस मनी इज स्पेंट ऑन वेस्टर्न रीजन पेशेंट्स हेल्थ केयर अदर देन इथनिक पेशेंट हेल्थ केयर। वेस्टर्न रीजन देखिए क्या बोल रहा है ये, दिस एल्गोरिथम वॉज क्रिएटेड इन यूनाइटेड स्टेट्स वेयर लेस मनी इज स्पेंट ऑन वेस्टर्न रीजन पेशेंट्स हेल्थ केयर देन अदर इथनिक पेशेंट्स हेल्थ केयर। अब अगर आप वेस्टर्न रीजन के लोगों पे लेस एक्सपेंस करोगे, लेस एक्सपेंस करोगे तो एल्गोरिथम में तो हमने डिजाइन कर दिया है कि भाई अगर एक्सपेंस कम है तो रिस्क कम है, तो अगर आपने वेस्टर्न रीजन के लोगों पे कम खर्चा किया है, राइट, तो ये ज्यादा खर्चे वाले लोग हैं तो ये ज्यादा हाई रिस्क पे लगेंगे। वेस्टर्न रीजन वालों ने जस्ट बिकॉज उन पे खर्चा नहीं हुआ है वो कम रिस्क के लग रहे हैं, तो एआई क्या बोलेगा कि ये तो सेम रिस्क लेवल के लोग हैं जबकि इनका रिस्क ज्यादा है। आपके मेजरमेंट के तरीके में गड़बड़ थी, आपने ये कहा था कम एक्सपेंसेस मींस कम रिस्क, ये लोग कम एक्सपेंसेस में हैं लेकिन एक्चुअल में रिस्क पे भी हैं। चीजें हमारे डेटा सेट बना दी थी, हेल्थ केयर एक्सपेंसेस डेटा, किसने कितना खर्चा किया, एंड यूएस स्पेंडिंग पैटर्न्स, और ये ही चीजें हमने एआई को एल्गोरिथम को दी जिससे ये बायस क्रिएट हुआ है। ओके, सोचिएगा अगर इस टाइप का इनपुट हम ले रहे हैं हमारे एआई को बनाने के लिए, तो मेरा जो टॉस वाला एग्जांपल था इतना बुरा नहीं था, एटलीस्ट मेरे को तो लगता है कि इतना बुरा नहीं था। ओके, रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी, तो अब ये देखिए ये जो चार चीजें थी अपने, राइट, इन चारों पे अपन आ रहे हैं। रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी, so enabling user awareness of AI decisions making, how the algorithm functions। तो अपने एग्जाम्पल में क्या होगा कि भाई आप यूजर को बताइए कि मेरा एआई तो बस टॉस कर रहा है, यूजर तुरंत सतर्क हो जाएगा कि ओके 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 कोई मैजिक नहीं हो रहा है यहाँ पे। हम दुनिया में सोचते हैं कि एआई में मैजिक होता है लेकिन आप तो टॉस कर रहे हो। ओके, तो यूजर विल बी अवेयर कि यहां पे ये एआई का क्वालिटी एकदम बेकार है, और जैसे उसको पता चल जाएगा कि हाउ द एल्गोरिथम फंक्शंस। मॉडल ट्रेनिंग डेटा एंड डिसीजन मेकिंग डेटा शुड बी रिप्रोड्यूसिबल एंड एक्सेसिबल टू यूजर पेशेंट्स। मॉडल आपने किस तरीके से, मतलब ट्रेनिंग डेटा क्या है, डिसीजन मेकिंग डेटा क्या है, ये सब रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए एंड एक्सेसिबल होना चाहिए यूजर्स के लिए। भाई ये तो नहीं बोल सकते हैं ना कि अरे यार हमने जब ट्राई किया था ना तब तो आंसर सही आ रहा था, आपके केस में पता नहीं कैसे गलत आ रहा है, हमको नहीं समझ में आ रहा। नहीं, योर डिसीजंस एंड डिसीजन मेकिंग डेटा शुड बी रिप्रोड्यूसिबल। जब मैं सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट करूं तो हर बार आंसर आउटपुट सिमिलर आना चाहिए, एंड एक्सेसिबल टू यूजर पेशेंट्स। यूजर्स एंड पेशेंट्स के लिए ये ब्लैक बॉक्स नहीं होना चाहिए, दे शुड हैव एक्सेस कि भैया आपका एल्गोरिथम कैसे काम कर रहा है। मॉडल प्रिडिक्शंस एंड डेटा लेबल्स शुड बी रिलीज्ड इफ परफॉर्मेंस कंसर्न्स अराइज। तो मॉडल प्रिडिक्शंस एंड डेटा लेबल शुड बी रिलीज्ड इफ परफॉर्मेंस कंसर्न्स अराइज। अब मॉडल के प्रिडिक्शंस कैसे थे एंड डेटा लेबल्स क्या थे, ये सब भी रिलीज करना चाहिए अगर इस पे परफॉर्मेंस इश्यूज अराइज हुए हैं तो मॉडल पे, राइट। बेसिकली देखिए कुल मिला के बात इतनी है,
आप मॉडल कैसे काम कर रहा है, क्या एल्गोरिदम है, क्या डेटा है, जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन यूजर को देंगे उतना ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी, उतना ज्यादा अकाउंटेबिलिटी आएगी, उतना ज्यादा ट्रस्ट बनेगा अगर आपकी एआई सच में अच्छी है तो। डू नॉट harm to human beings or non-human beings or to anyone, right, must be avoided. If unavoidable, choose the path of least harm, right. ये बहुत डिबेटेबल है, बट सिंस आपकी बुक में गिवन है, आई वोंट से टू मच हियर. So promote well-being, minimize harm and ensure just distribution of benefit and harm among stakeholders. ये अपने दोनों एग्जांपल्स आप ले लीजिए. AI algorithms must be trained on datasets that equitably reduce harm for all groups. सपोज कीजिए, अब देखिए अपन सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, मैन एंड वुमेन, राइट, बोथ आर ह्यूमन बीइंग्स बट दे हैव डिफरेंट फिजियोलॉजी. तो कोई ट्रीटमेंट जो मैन के लिए सही काम करता है, वुमेन के लिए जरूरी नहीं है कि वो सही काम करे. इनफैक्ट इस पे बहुत स्टडीज हैं, आप देख सकते हैं कि जो कि ट्रेडिशनली चीजें हैव बीन मैन ओरिएंटेड. तो कुछ दवाइयां जो किसी बीमारी में मान लीजिए मैन को देते आए हैं, सेम वही दवाइयां वुमेन को भी देते आए हैं, राइट, ट्रेडिशनली. आज की डेट में थोड़ा सा ये सारे कंसेप्ट चैलेंज हो रहे हैं. तो एआई एल्गोरिथम्स ऐसे होने चाहिए जो इक्विटेबली रिड्यूस हार्म फॉर ऑल ग्रुप्स. भाई ह्यूमन बींग्स के लिए तो काम करे ही करे, बट मैन के लिए जो चीज मैन के काम की है, वुमेन के लिए वो चीज दे जो वुमेन के काम की है. द करंट एल्गोरिथम वुड कॉज पेशेंट्स फ्रॉम लेस इल रीजन्स टू रिसीव मोर इंटेंसिव केयर देन ट्रूली नीडिंग इट, देन दोज ट्रूली नीडिंग इट. अब क्या होगा देखिए, जो लोग वेस्टर्न पार्ट से नहीं है, बिकॉज उनकी स्पेंडिंग ज्यादा है, तो एल्गोरिथम बोलेगा वो हाई रिस्क पे हैं. तो अगर हाई रिस्क पे हैं तो एल्गोरिथम क्या बोल रहा है, इंप्लीकेशन क्या होगा, इसका डिसीजन क्या होगा, टू रिसीव मोर इंटेंसिव केयर देन दे ट्रूली नीडिंग इट. उनको इतनी इंटेंसिव केयर की नीडिंग नहीं थी, लेकिन एल्गोरिथम की वजह से उनको ज्यादा केयर मिल जाएगी, विच इज फाइन. ज्यादा केयर मिलना इज फाइन. प्रॉब्लम इज वेस्टर्न पार्ट वालों को उतनी नहीं मिलेगी जितनी उनको मिलनी चाहिए थी. Implementing this algorithm would actively harm patients from western region by inappropriately allocating healthcare resources. Maximum benefit. So देखिए, our actions must prioritize maximum benefit, moving beyond merely avoiding harm. सिर्फ अवॉइड नहीं करना है हार्म को, हमको मैक्सिमम बेनिफिट देना है. ये नहीं कि यार अरे नुकसान थोड़ी कर रहा है कुछ, नहीं, हमको मैक्सिमम बेनिफिट देना है. तो हमको हार्म को मिनिमाइज तो करना ही है, लेकिन हमको मैक्सिमाइज करना है बेनिफिट को भी. सॉल्यूशंस मस्ट मीट क्लिनिकल प्रैक्टिस स्टैंडर्ड्स एक्सीडिंग टेक्नोलॉजिकल ethics. The goal is basically to हमको अच्छा करना है. हमको सिर्फ ये नहीं करना कि भाई हम किसी का बुरा थोड़ी नहीं कर रहे हैं, नहीं, हमको ये नहीं करना कि हम किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, हमको सबका अच्छा करना है. ओके. For the AI example, the algorithm must benefit patients across all regions and races, नॉट जस्ट अवॉइड हार्मिंग दोज इन द वेस्टर्न रीजन. तो अब ये जो एग्जाम्पल की जो बात अपन कर रहे थे उसमें, भाई जिस भी रीजन से आए, जो भी पेशेंट आए, हमको सबको बेनिफिट देना है ना, सबको, वेस्टर्न रीजन से हो, नॉन वेस्टर्न रीजन से हो. ये नहीं कि हमको वेस्टर्न रीजन को हार्म नहीं करना है भाई, नहीं, हमको वेस्टर्न रीजन को तो हार्म नहीं ही करना है, हमको सबके लिए एक
इक्विटेबल पेशेंट बेनिफिट्स जो है वो सबको देने हैं. We must seek unbiased training data that reflects the healthcare needs and outcomes of all races. Okay? सभी रेसेस का ध्यान रखना है. And finally, justice, fairness in AI, distribute the benefits and burdens of the choice fairly regardless of the background. भाई वेस्टर्न से है कि कहीं से है. Solution deployment requires deep knowledge of social structures. तो सिर्फ टेक्नोलॉजी इज नॉट सफिशिएंट. दैट कॉजेज बायसेस लाइक रेसिज्म एंड सेक्सिज्म. द सॉल्यूशन मस्ट रिकॉग्नाइज सोशल डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ केयर एंड एक्टिवली काउंटर दोज स्ट्रक्चर्स. ओके, तो आई थिंक वी हैव टॉक्ड इनफ अबाउट इट. सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो. And if you have not yet subscribed to the channel, please do so. Also like and share the videos. Thank you so much.